हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था एमए पॉलिटिकल साइंस का 2019 का। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उनको हम डिस्कस करेंगे विद करेक्ट आंसर्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। गाइस, ये क्वेश्चन पेपर तो बहुत जगह अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के, बट करेक्ट आंसर्स नहीं हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, इनके करेक्ट आंसर्स निकाले और फिर मैंने वीडियो बनाई है। सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय की स्टेटमेंट देखनी है हमें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली हमें दी है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, कि सोल की एग्जिस्टेंस में बिलीव क्या राजा राममोहन रॉय करते थे। या फिर सेकंड ऑप्शन है बिलीव इन वन यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग, कि एक ही यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग है। और थर्ड ऑप्शन है बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी लाइफ है। एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ओके गाइस, अब बी कैसे है? बी इसलिए है, राजा राममोहन रॉय की एक बुक आई थी, अ गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, उसमें उनका मतलब ये था कि मोनोथिज्म का मतलब होता है बिलीव इन वन गॉड। ये एक ही गॉड में बिलीव करते थे। इनका मानना था कि दैट यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग है। ठीक है, एक ही भगवान है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिस्क्राइब स्टेट पावर इन इंडिया एज ऑक्यूपाइंग अ कॉन्टिनम विद सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एट वन एंड एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्लूरलिज्म ऑन द अदर। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सी बुक्स में स्टेट पावर को ये बोला गया है कि स्टेट पावर एक एक साइड पे तो सेंट्रलाइज है और कॉन्सेंट्रेटेड है, वाइल अदर एंड पे डिसेंट्रलाइज और प्लूरलिस्टिक है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी, सेकंड है इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, थर्ड है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, एंड लास्ट है द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? बिकॉज ये जो अबव स्टेटमेंट है ये एल रुडोल्फ एंड एस रुडोल्फ जो ऑथर्स हैं इस बुक के इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी, उन्होंने लिखी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। सो थर्ड क्वेश्चन वी हैव, which of the following does not figure in Armand and Verba's classification of political culture। आमंड और सिडनी वर्बा ने जो पॉलिटिकल कल्चर का कंसेप्ट दिया था, उनमें से जो जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी ओरिएंटेशन उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में फिगर आउट नहीं की थी। तो ऑप्शन ए है हमारे पास इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी कॉग्निटिव, ऑप्शन सी अफेक्टिव एंड ऑप्शन डी इम्पीरिकल। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे व्यूज थे। ठीक है, उसमें से इन्होंने पूछा है, वैसे ये जो ग्लोबलाइजेशन के जो व्यूज हैं ये नेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नेशन स्टेट, एक कंसेप्ट था डिक्लाइन ऑफ नेशन स्टेट और नॉट। उस कंसेप्ट में थ्री सब कंसेप्ट थे, जिसमें से फर्स्ट जो था वो ग्लोबलाइजेशन वाला था, ग्लोबलाइज्ड, एंड सेकंड स्केप्टिक, और थर्ड पोस्ट स्केप्टिक। पोस्ट स्केप्टिक को हम ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट भी बोलते हैं। तो इनमें से जो हमें पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू कौन सा है ग्लोबलाइजेशन का, जो हमें ये सारे दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से सही ऑप्शन हमारा है डी। ठीक है, अब डी कैसे है? जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू बोलता है वो मिडल पाथ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो ग्लोबलाइज्ड व्यू है वो बोलता है कि नेशन स्टेट्स जो हैं डिक्लाइन हो रही हैं, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आ चुका है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उनकी वजह से नेशन स्टेट का जो इमेज है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो ख़त्म होती जा रही है, सॉवरेनिटी हर्ट हो रही है। वाइल जो स्केप्टिक व्यू था सेकंड, वो ये बोलता है कि नेशन स्टेट्स अभी भी
अपनी पावर का यूज़ करते हैं वो अभी डिक्लाइन नहीं हुए हैं, अभी भी वो उनका इंटरनेशनल स्फेयर पे उनका अभी भी डोमिनेंस है नेशन स्टेट्स का। वाइल जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू बोलता था वो ये बोलता था कि नेशन स्टेट्स जो हैं ना तो डिक्लाइन हुए हैं और ना ही ये अभी भी इनका डोमिनेंस है, तो इसने मिडिल पास को एक्सेप्ट किया था। उस वे से ये बोला गया कि जियो पॉलिटिक्स, स्टेट पावर, नेशनलिज्म और टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो हैं वो अभी भी ग्रोइंग इम्पोर्टेंस हैं उनकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव, which one of the following is not a test related to classical realism? क्लासिकल रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी है, ठीक है। उनमें से पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से क्लासिकल रियलिज्म का कंसेप्ट कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, ठीक है, इट्स अ बुक रिटन बाय मोर्गेन्ध्यू। एंड सेकंड ऑप्शन वी हैव ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, एंड थर्ड ऑप्शन द प्रिंस, एंड डी पेलोपनेसियन वॉर। तो इन सब में से जो ये ए, सी और डी ऑप्शंस हैं ये हमारे आते हैं क्लासिकल रियलिज्म में, वाइल जो ऑप्शन बी है ये हमारा नियो रियलिज्म का पार्ट है, ना कि क्लासिकल रियलिज्म का। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद औरोबिंदोज बिलीव्स? औरोबिंदो के जो बिलीव्स थे उनमें से कौन कौन, इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें इनमें से कौन से बिलीव्स हैं औरोबिंदो के? तो पहला दिया है कि हिज कन्विक्शन दैट ही डिड नॉट रिगार्ड द कंट्री एज इनर्ट ऑब्जेक्ट बट एज मदर, कि जो औरोबिंदो है वो कंट्री को कोई इनर्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानता वाइल वो उसको एक मदर लैंड मानता है। एंड बी ऑप्शन है हिज रिजॉल्व दैट ही वुड नॉट मेयरली रिपीट द नेम ऑफ गॉड बट हैव डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ हिम। ये मानता था कि इमेज वर्शिप या फिर भगवान का नाम लेने से भगवान की वर्शिप नहीं करेंगे हम, हमें जो है भगवान को डायरेक्टली रियलाइज करना होगा। एंड सी ऑप्शन है दैट हिज एजुकेशन एंड टैलेंट बिलोंग टू गॉड विच कैन बी यूटिलाइज फॉर पर्सनल हैप्पीनेस अलोन, कि जो उसकी एजुकेशन और उसका जो टैलेंट है वो गॉड से बिलोंग करता है, ठीक है, और जिसको वो पर्सनल हैप्पीनेस के लिए यूज़ करेगा। और डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सारी हमने स्टेटमेंट देखी, दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू औरोबिंदोज बिलीव्स, और ये औरोबिंदो के स्पिरिचुअल नेशनलिज्म जो कंसेप्ट है उसमें दी हुई हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अबव ऑल। सेवंथ क्वेश्चन वी हैव, I do not wish them to have power over man, but over themselves. These words are attributed to which of the following thinkers? So guys, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोली थी? जो फॉलोइंग ऑप्शंस हमें दी हुई हैं इनमें से किसने बोली थी? इसका स्टेटमेंट का मतलब है कि ऑथर बोलता है कि मैं नहीं चाहती कि इनका आई डू नॉट विश दैम कि इनकी पावर जो है मैन के ऊपर हो, बल्कि इनकी पावर खुद के ऊपर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आई डू नॉट विश देम है ये विमेन के बारे में बोला गया है, ठीक है, कि विमेन्स की जो पावर है वो मैन के ऊपर नहीं होनी चाहिए बल्कि खुद के ऊपर होनी चाहिए। तो ये किसने बोली है? तो फोर ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट हन्ना अरेंट, सेकंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, एंड थर्ड जे.एस. मिल, एंड फोर्थ है साइमन दे बॉयवियर। सो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। So eighth question we have, Atul Kohli links his crisis of governability thesis to which of the following reasons? अतुल कोहली की जो बुक आई थी डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, तो उसमें उनका एक कंसेप्ट था क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। तो ये जो कंसेप्ट था ये अतुल कोहली ने किस लिए यूज़ किया था? तो उसके लिए हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं जिनमें से ऑप्शन ए है प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप, ऑप्शन सी अनइक्वल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस। तो सही जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है।
कांग्रेस पार्टी का जब डिक्लाइन हो रहा था तब अतुल कोहली ने अपनी बुक में ये क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी थीसिस दिया था। ये डायरेक्टली रिलेटेड है कांग्रेस के डिक्लाइन से। सो 9th क्वेश्चन वी हैव कम्युनिटेरियन आर्ग्यू दैट, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है कम्युनिटीज मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर नेशंस। ऑप्शन बी कम्युनल थिंकिंग इज मॉरली रॉन्ग। ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी लिबरलिज्म डी वैल्यूज कम्युनल अटैचमेंट। गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना, ये ऑप्शन सी जो नन ऑफ दीज है ये ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज नन ऑफ दीज तो मतलब एंड में ही होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया वो इसी तरीके से बनाया गया है, तो मैंने भी इसी तरीके से ये क्रिएट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटेरियंस क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो कम्युनिटीज़ हैं वही जो सारी प्रॉपर्टी है उसको कम्युनिटी में डिवाइडेड होगी, ठीक है, वाइल जो लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअलिज्म या और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा फेवर करते हैं। मतलब उनका लिबरलिज्म का मतलब ही यही है, इंडिविजुअलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कैपिटलिज्म। तो इनमें से हमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें पता ही चल जाएगा कि जो दैट ऑप्शन डी है वो कम्युनिटेरियंस आर्ग्यू करते हैं कि जो लिबरलिज्म थ्योरी है वो कम्युनल अटैचमेंट को डी वैल्यू करती है, ठीक है, हमेशा कम्युनिटेरियंस यही आर्ग्यू करते हैं। सो क्वेश्चन 10 जो है हनाफी, हनबली, शाफी, मल्लिकी आर इस्लामिक, ये जो हैं ये इस्लामिक क्या हैं? फर्स्ट है ऑप्शन है सेक्ट बेस्ड आइडेंटिटीज, बी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सी एथनिक आइडेंटिटीज और डी ज्यूरिसडिकल सिस्टम्स। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये इस्लाम, अगर आप इस्लाम के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये उनके ज्यूरिडिकल सिस्टम्स होते थे 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 11 पॉजिटिव लिबर्टी इम्प्लाइज दैट। पॉजिटिव लिबर्टी की जो कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में उसका पॉजिटिव लिबर्टी क्या इम्प्लाई करती है? फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे रखा ऑल ऑफ दीज। सेकंड है बी कैन मेक इंटरवेंशन फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। सी है वन मस्ट बी फ्री टू डू थिंग्स वन कंसिडर्स पॉजिटिव। एंड ऑप्शन डी देयर मस्ट नॉट बी एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ थॉट। तो हमें पता है कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है जब स्टेट आपकी बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करता है, ठीक है, आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में भी जब स्टेट इंटरफेयर करता है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए तो वो पॉजिटिव लिबर्टी है। और जो नेगेटिव लिबर्टी वो ये होती है, उसमें लाजस फेयर का कंसेप्ट आता है। दैट मीन्स कि आप जो है अपने पर्सनल अफेयर्स अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो, कोई भी आउटर इंटरवेंशन नहीं होगी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि बिल्कुल ही अलूफ हो जाना, ठीक है, तो वहाँ पे लाजस फेयर का कंसेप्ट आता है जहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर पाता, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरफेयर करता है। तो हमारा सही करेक्ट आंसर जो है वो है द स्टेट कैन मेक इंटरवेंशन फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन 12 जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर, हमें इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि ल्यूसिन पाई ने दिया था, यस ये सही है। सेकेंड ऑप्शन बी जो है डिपेंडेंसी थ्योरी एजी फ्रैंक ने दिया था, ये भी सही है। और सी सिविक कल्चर, ये भी पता हमें आमंड और सिडनी बॉबा थे उन्होंने दिया था। लेकिन जो ऑप्शन डी है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये अमर्त्य सेन ने नहीं दी थी, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट पेयर होगा। तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन जो है रूसोज आइडिया ऑफ परफेक्टिबिलिटी एंटेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। जो रूसो का कंसेप्ट था परफेक्टिबिलिटी उसमें उसने क्या आर्ग्यू किया था? सो हमें फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से फर्स्ट है मेन आर असेंशियली गुड नेचर। ऑप्शन बी मेन हैव नो बेसिक एसेंस। ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी नेचर ऑफ मैन इज असेंशियली बैड। तो आइडिया ऑफ रूसो का जो आइडिया ऑफ परफेक्टिबिलिटी था उसमें जो हमें देखने को मिला उसने आर्ग्यू किया था दैट मेन आर असेंशियली गुड नेचर। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। 14th क्वेश्चन जो है इफ़ आई वॉज
asked to name any particular article in this constitution as the most important article without which this constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except this one. Ambedkar was referring to which article of Indian constitution? So guys, ये जो स्टेटमेंट है ये अंबेडकर ने बोली थी वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो उसने जो है किस आर्टिकल बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया था, और ये जो स्टेटमेंट उसने दी थी उस आर्टिकल के बारे में, उसने बोला था कि अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन टोटली नलीफाई है। तो वो आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 32, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमारी रिट्स आती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? आर्टिकल 32 ऑप्शन सी। 15th question we have, the thought that the advent of technology and industrialization is the basic cause of human misery in modern society can be attributed to which of the following thinkers? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोली थी? इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वही एक बेसिक कॉज है ह्यूमन मिजरी का, जो कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो गाइज हमें पता है कि जो एम के गांधी थे, हमारे महात्मा गांधी, वो बिल्कुल ही टोटली अगेंस्ट थे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। सो इस केस में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एम के गांधी। सो 16th क्वेश्चन जो है, द ब्लॉक वोट सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज, जो ब्लॉक वोट सिस्टम है उसको हम और क्या बोलते हैं? वो है, हम हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ब्लॉक वोट सिस्टम जो है हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। सो ऑप्शन हमारा सी होगा। ओके। 17th क्वेश्चन है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, he represents the nation but does not rule the nation. Who among the following made this comment about the President of India? तो ये जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो दी है वो किसने दी थी? इसका मतलब है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट के हेड हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव के हेड नहीं हैं। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा? पीएम। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन, वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन नेशन को रूल नहीं करता। रूल कौन करेगा? हमारे पीएम। तो ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सो हमारा सही ऑप्शन होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए। 18th क्वेश्चन, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया दैट, जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो क्या है? हमें पता है कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेना विद प्रॉपर रीज़न एंड डिबेट, ठीक है। तो हमें ये ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है डिसीजन मस्ट फॉलो रीजनेबल डिस्कशन एंड डिबेट। जो हम डिस्कशन और डिबेट करेंगे वो रीजनेबल होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, तभी हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कंसेप्ट दे सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन जो है, आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371A है, ए मीन्स अमेंडेड, ओके। सो इसमें से कौन से स्पेशल प्रोटेक्शन किन स्टेट्स को दी है? तो वो हमारा ऑप्शन है नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी 371 जो है, जो हमारा 371 है वो हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है, और जो हमारा 371A है वो है हमारा नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन वी हैव, हु डिफाइंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो हमारे जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा ये टॉपिक है, उसमें से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड किसने बोला था? तो वो है हमारे ऑप्शन सी, एडवर्ड वीडनर, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन लेता है और फिर उस एक्शन से गोल तक पहुंचता है।
क्वेश्चन 21. Who among the following term the four different bases of an organization as 4 P's? जो 4 P's का कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? वो थे हमारे ऑप्शन सी है हमारा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने दिया था ये कंसेप्ट। सो क्वेश्चन 22. Who among the following describe India as a polycentric hierarchy? इंडिया को पॉलीसेंट्रिक हायरार्की किसने बोला था? सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, पॉल वेलेस। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक हायरार्की का मतलब होता है कि जो हमारी पॉली मीन्स होता है मोर देन वन सेंट्रिक हायरार्कीज हैं इंडिया की। क्वेश्चन 23. Who among the following is considered to have inaugurated the liberal reformist modernization of India? इंडिया को जो है किसने जो है जो इंडिया की मॉडर्नाइजेशन है उसको लिबरल रिफॉर्मिस्ट बनाया था? वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल थे, ठीक है, और वो रिफॉर्म करना चाहते थे थ्रू पीसफुल वेज। ठीक है, एक्सट्रीमिज़म बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे से मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म चाहते थे इंडिया का। सो हमारा ऑप्शन ए है राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन 24. Who among the following identified the Indian state as interchangeably weak and captured? इंडियन स्टेट को जो है वीक और कैप्चर्ड किसने बोला था? तो हमारे फॉलोइंग ऑप्शंस हैं जिसमें से करेक्ट आंसर जो है हमारा प्रणब वर्धन, ऑप्शन ए। ठीक है, इनकी बुक थी द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन 25. Who coined the term party of consensus and party of pressure? तो गाइस इसमें से हमें जो है ये 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से करेक्ट आंसर रजनी कोठारी है। रजनी कोठारी की जो बुक है कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, उसमें रजनी कोठारी ने ये 2 कंसेप्ट दिए थे, पार्टी ऑफ कंसेंसस एंड पार्टी ऑफ प्रेशर के। ठीक है, उसमें ने बोला था कि जो पार्टी ऑफ कंसेंसस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वाइल जो पार्टी ऑफ प्रेशर है उसमें बहुत सारे फैक्शंस हैं जो कि अपनी ही पार्टी में प्रेशर बना के रखते हैं ताकि बाहर से जो कंपटीशन है उसको टैकल कर सकें। ठीक है, सो करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी, रजनी कोठारी। सो 26th क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the Central Vigilance Commission established by Government of India? So we know that Central Vigilance Commission is a non-constitutional body. So ये 1964 में बन के आई थी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन बी, 1964। ओके, सो क्वेश्चन 27. The institution of ombudsman was first established in 1809 by which of the following years? सो ombudsman का मतलब है जैसे इंडिया में लोकपाल है तो स्वीडन में जो है इसको ombudsman बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जो लोकपाल है हमारे, ठीक है, उसका कंसेप्ट कौन सी कंट्री में आया था? वो था स्वीडन में, ऑप्शन बी। ओके, सो स्वीडन में सबसे पहले आया था 1809 में। सो वी करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28. हु कॉइन्ड द फ्रेज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? सो ओलिगार्की का मतलब होता है गाइस कि फ्यू पीपल, एलीट क्लास, ठीक है, जो रूल करते हैं वो होती है हमारी ओलिगार्की। तो ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो फ्रेज है ये किसने बोला था? ये है रॉबर्ट माइकल्स ने, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 29. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉर्टन कैप्लन्स मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस? मॉर्टन कैप्लन ने जो अपना सिस्टम एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था उनमें जो उन्होंने करेक्ट सीक्वेंस दिया था उसमें हमें रखना है, फर्स्ट दे रखा है उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर, सेकंड लूज बाइपोलैरिटी, थर्ड टाइट बाइपोलैरिटी, फोर्थ यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। सो इसमें से हमें पता है कि बिल्कुल ही करेक्ट है, करेक्ट सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का। सो लेट्स सी, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर्स कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर? फ्रेडरिक टेलर ने जो कंसेप्ट दिया था मेंटल रेवोल्यूशन का
उसमें उन्होंने किस चीज़ को फोकस किया था, मेन एम उनका क्या था, वो ये था कि हार्मनी और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना अमंग द वर्कर्स। ठीक है, उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, जिसके लिए हमें वर्कर्स के अमंग हार्मनी और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। जो भी एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बिकॉज हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है गाइस, थैंक यू।